तो गैस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गैस अपनी बातों को सबसे पहले सीएम पंक एंड रैंडी ऑर्टन से। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने वेबसाइट के बैनर को अपडेट करा है एंड सीएम पंक रैंडी ऑर्टन फाइनली वहां पे अपने स्पॉट को अर्न करते हुए दिखे हैं। उन्होंने किसको रिप्लेस करा है वो मैं आपको बता दूं। या आप लोग पहले नया वाला बैनर देख लो। यहाँ पे आपको राइट में सीएम पंक देखने को मिलेंगे बिल्कुल कॉर्नर में, और लेफ्ट में आपको लेफ्ट बॉटम में रैंडी ऑर्टन देखने को मिलेंगे। तो ये है नया बैनर डब्ल्यूडब्ल्यूई का उसकी वेबसाइट के लिए। अब अगर पहले वाले से कंपेयर करेंगे तो पहले वाले में एक्चुअली में सीएम पंक की जगह हमें देखने को मिल रहे थे सेमी ज़ेन एंड इधर रैंडी ऑर्टन की जगह हमें देखने को मिल रहे थे केविन ओवंस। लेकिन अभी केविन ओवंस एंड सेमी ज़ेन को रिप्लेस करा गया एंड पॉइंट है यहाँ पे नोट करने वाला कि मैकेंटायर यहाँ पे नहीं है। तो मैकेंटायर की स्टोरी यहाँ पे भी कंटिन्यू होते हुए साथ में एक और चीज़ यहाँ पे ये भी है बताने वाली कि अगर आप देखो तो यहाँ पे सेमी ज़ेन और केविन ओवंस को रिप्लेस करा गया है। आखिर इन दोनों को ही क्यों? केविन ओवंस को ही लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इंजरी एंगल दिखाया, सेमी ज़ेन को भी लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा दिखाया कि इन पर अटैक हुआ है तो इन्हें जो है डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो वो चीज़ें यूजुअली तभी दिखाई जाती है जब डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी इंजरी एंगल को बिल्ड कर रही होती है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई इन दोनों के अराउंड इंजरी एंगल बिल्ड कर रही है एंड इन दोनों को वेबसाइट की एडवर्टाइजिंग से रिमूव करते हुए भी डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखी है। तो क्या इसका मतलब है कि ये लोग टीवी से टाइम ऑफ लेने वाले हैं? हालांकि इन दोनों को लेकर न्यूज़ निकल के सामने आई है कि ये दोनों जो है टीवी से टाइम ऑफ नहीं लेंगे। हमें टीवी पे देखने को जरूर मिलेगा कि हाँ इन्हें जो है इंजरी से सफरिंग हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो टाइम ऑफ लेंगे। बट स्टिल यहाँ पे इन दोनों को रिमूव करा गया। तो ये एक बहुत ही मैसिव क्वेश्चन अराइज करता है कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको टाइम ऑफ देने वाली है या फिर ये जस्ट ऐसे ही इनको राइट लेफ्ट से हटा दिया गया रैंडमली। नॉट श्योर, इसके रिगार्डिंग और कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लाइव इवेंट्स को लेके। तो आपने देखा होगा जब से पैंडेमिक एरा खत्म हुआ है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने लाइव इवेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर दिए एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई को लाइव इवेंट से बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट भी हो रहा है। अच्छा इधर उधर की तो बात छोड़ो, अपने इंडिया के अंदर आई थी डब्ल्यूडब्ल्यूई लाइव इवेंट लेके सुपरस्टार स्पेक्टेकल, उसकी भी सेल्स अच्छी खासी हुई थी। अब मुझे नहीं पता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की नज़रों में वो प्रॉफिट है या फिर लॉस, लेकिन जिस तरीके से रिएक्शन मिल रहा था क्राउड की तरफ से, भले ही कम लोग गए हों लेकिन काफ़ी अच्छा रिएक्शन मिला था डब्ल्यूडब्ल्यूई को। बाकी डब्ल्यूडब्ल्यूई इधर उधर भी जाती है, अलग देशों में ट्रैवल करती है लाइव शोज़ के लिए, यूएसए में तो हमेशा करती है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को हमेशा लाइव इवेंट से प्रॉफिट होता है। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव रिमार्क्स तब आते हैं ना जब रेसलर्स को एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करने पड़ते हैं। रेसलर्स को ज़्यादा compete करना पड़ता है लाइव इवेंट्स की वजह से। हमने रिसेंटली सुना कि डोमिनिक मिस्टीरियो ने 100 मैचेस कंप्लीट करें इस साल अपने लाइव इवेंट वगैरह सब मिला के। कोडी रोड्स ने 102 मैचेस लड़े। तो आप सोच सकते हो कि 365 दिन एक साल में होते हैं एंड उसमें से अगर रेसलर 100 मैचेस 102 मैचेस ऐसे लड़ रहा है तो ऑलमोस्ट हर 3 दिन में वो एक मैच लड़ ही रहा है, हर 3-4 दिन में। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है एंड इससे इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक रेसलिंग मैच आपको काफ़ी ज़्यादा टायर्ड कर देता है एंड उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें में आपको इंजरी होने के चांसेस अच्छे खासे बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए शायद इन चीज़ों को कंसिडर करके टीकेओ के सीईओ ने एक अनाउंसमेंट करी है। उनकी तरफ से कंफर्मेशन आई कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है वो अपने हाउस शोज को, अपने लाइव इवेंट्स को थोड़ा सा कट करने वाली है। यानी कि अमाउंट जो है जिस अमाउंट में डब्ल्यूडब्ल्यूई कर रही है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी, वो रिड्यूस करेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई। इससे हो सकता है कि उन्हें थोड़ा सा रेवेन्यू में लॉस हो, लेकिन इनकी कुछ और भी अदर स्ट्रैटेजीज है। तो देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। लेकिन अभी के हिसाब से हाउस शोज लाइव इवेंट्स में जरूर से कोई ना कोई कमी आने वाली है। इवेंट्स कट करे जा रहे हैं, अभी से ये चीज़ चालू हो चुकी है बताया जा रहा है। अगली स्टोरी कवर करते हैं गैस जो कि है सासा बैंक्स को लेके। एंड सासा बैंक्स को लेके रिसेंटली में कई सारी अपडेट्स वगैरह निकल के सामने आ रही है। काफ़ी सारे क्वेश्चन है कि क्या सासा बैंक्स AEW में जाएंगी, क्या सासा बैंक्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आएंगी। एंड 2-3 चीज़ तो मैं आपको बैक टू बैक बताते रह रहा हूँ कि सासा बैंक्स के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई की कोई ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी भी नहीं है जो कि सॉर्ट नहीं करी जा सकती है। वो सिंपल सी एक चीज़ थी बुकिंग को लेकर एंड उसके बाद विंस मैकमैन कंट्रोल में थे उस टाइम, ट्रिपल एच तो थे भी नहीं। तो ट्रिपल एच कंट्रोल में तो सासा बैंक्स का बिलीव डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर जरूर बहुत अच्छे से होगा। साथ में रिसेंटली में सासा बैंक्स ने टीज भी करा था कायरी सेन को लेके, कुछ फोटोज वगैरह अपने इंस्टा स्टोरी पर ड्रॉप करके। ऑल्सो बेली ने भी टीज करा था सासा बैंक्स को लेके कि सासा बैंक्स में भी आ सकती है सर्वाइवर सीरीज के अंदर। तो ऐसे ये टीज वाला गेम जो चल रहा है अभी, बैक एंड फोर्थ चीज़ें चल रही है दोनों पार्टीज की तरफ से। अब ऐसे में आपको बता दो गैस, फाइटफुल की तरफ से रिपोर्ट निकल के सामने आई है, कहना है सोनरॉस सैप का कि देखो भाई मुझे पर्सनली बिलीव है, जितना मैंने सुना है कि सासा बैंक्स डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आ सकती है। AEW स्टिल प्रायोरिटी हो सकती है उनकी। हो सकता है कि वो पहले AEW में जाना चाहें, वहाँ पर टेस्ट करना चाहें खुद को एंड उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आए। इससे क्या होता है ना बेसिकली, क्या कोई सुपरस्टार AEW में पहले जाता है देन डब्ल्यूडब्ल्यूई में जाता है तो बेसिकली उसके नेम के अराउंड अच्छी खासी हाइप बन जाती है। जब वो AEW में जाता है या जाती है तो पहले उसको लेकर बहुत सारी न्यूज़ आर्टिकल आएगी, उसके बारे में बहुत डिस्कशन होगी। उसके बाद जब वो AEW से वापस डब्ल्यूडब्ल्यूई में आए तो उसके लिए हाइप और ज़्यादा बढ़ जाती है कि भाई ये उस टॉप कंपेटिटर से यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आई है या फिर आया है। तो वो चीज़ भी सासा बैंक्स कर सकती है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग डायरेक्ट अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी आएंगी तो एक मैसिव नेम है जो कि अच्छा खासा पॉप जनरेट कर सकती है।
आपके हिसाब से उनको पहले AEW में जाना चाहिए या फिर डायरेक्ट WWE में आना चाहिए, कमेंट करके बताना, क्योंकि एंड गोल WWE कंफर्म है। एक तरीके से फाइटफुल ने भी अपनी रिपोर्ट के अंदर इस चीज़ को बता ही दिया है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है जेड कारगिल को लेके। रिसेंटली जेड कारगिल एक इंटरव्यू के अंदर आई थी डैलस मॉर्निंग न्यूज़ में, जहाँ पे कि उन्होंने AEW के ऊपर शॉट्स ले लिए हैं, AEW ऑल एलीट रेसलिंग के ऊपर, जहाँ पे कि वो पहले हुआ करती थी। उनकी बुकिंग उतनी अच्छी नहीं थी, वो वहाँ पे होती थी लेकिन स्टिल उनकी प्रेजेंस फील नहीं होती थी। अभी जेड कारगिल ने उनके ऊपर क्या शॉट्स लिए मैं आपको बता दूँ। बेसिकली ये WWE के एनवायरनमेंट की तारीफ करते हुए उनके मजे ले लेती हैं। फिर WWE के एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हुए कहती हैं, आई हैव नेवर बीन पार्ट ऑफ समथिंग सो प्रोफेशनल। तो कहती हैं WWE के बारे में कि मैंने अपने करियर में कभी इससे ज़्यादा प्रोफेशनल चीज़ नहीं देखी, मैं इससे ज़्यादा किसी भी प्रोफेशनल चीज़ में पार्टिसिपेट आज तक कभी भी नहीं करी थी। तो ये कुछ कहना है जेड कारगिल का। दैट मीन्स कि AEW को नूब समझती हैं, वो WWE को प्रो समझती हैं। ये सुनने के बाद AEW फैंस काफ़ी ऑफेंडेड है ट्विटर पे, बट यही है जेड कारगिल की स्टेटमेंट। एंड मुझे लगता है ये इंटेंशनली दी गई है AEW और WWE में एक डिफरेंस, वो गैप दिखाने के लिए कि देख लो AEW WWE में डिफरेंस क्या है। WWE बहुत हद से ज़्यादा ऊपर लेवल प्रोफेशनल लेवल की कंपनी है, एंड AEW इज जस्ट मूव इन फ्रंट ऑफ WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। ऐसा कुछ इनकी बातों से पता चल रहा है। आगे बढ़ते हैं गाइस, अपनी आखिरी स्टोरी कवर करते हैं। एंड मैं बता दूं, मैं रियली चाहता हूं कि ये चीज़ हो, मैं बेचैन हूँ उस चीज़ को होने के लिए। हालांकि मैं चाहता हूं कि रैंडी ऑर्टन वर्सेस रोमन रेंस एक सिंगल्स मैच भी हो, लेकिन उतना ही मैं चाहता हूं कि एक फेटल 4-वे मैच हो, AJ स्टाइल्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस LA नाइट। LA नाइट भी बैक टू बैक टीज कर रहे हैं कि वो स्टिल रोमन की टाइटल के पीछे जाना चाहते हैं। AJ स्टाइल्स का रिटर्न अगले स्मैकडाउन में हो जाएगा, वो भी आ जाएंगे फ्यूड के अंदर, किसी भी फ्यूड के अंदर आएंगे वो। ब्लड लाइन के साथ उनका बिजनेस कुछ ना कुछ बाकी है। रैंडी ऑर्टन तो सीधा इन्वॉल्व हो ही चुके हैं, तो अगर फेटल 4 में नहीं भी होता तो भी रैंडी ऑर्टन वर्सेस रोमन, ये तो वर्किंग प्लान दिख रहा है। AJ स्टाइल्स भी ब्लड लाइन की ही स्टोरी में जंप करेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड ये है। LA नाइट भी उसी में घुसे हुए हैं। अब ये तीनों सुपरस्टार्स ब्लड लाइन में इन्वॉल्व हैं, रोमन तो उसी के लीडर हैं। रोमन रेंस आएंगे 15 दिसंबर को, 15 ऑफ दिसंबर को। AJ स्टाइल्स का रिटर्न अगले स्मैकडाउन में होगा। रैंडी ऑर्टन प्रेजेंट है वहाँ पे ऑलरेडी, एंड LA नाइट भी प्रेजेंट है। तो रैंडी ऑर्टन, AJ स्टाइल्स, LA नाइट, ये तीनों के तीनों ब्लड लाइन से करेंटली बीफ कर रहे हैं, एंड तीनों के तीनों एक्टिव सुपरस्टार होंगे स्मैकडाउन के ऊपर। रोमन रेंस आएंगे, एंड रोमन रेंस को ये तीनों कन्फ्रंट कर सकते हैं अपनी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। पॉसिबली हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एक फेटल 4-वे मैच के लिए। मैं चाहता हूं कि ये मैच हो। अब मेरा आपसे सवाल है कि आप लोग रैंडी ऑर्टन वर्सेस रोमन रेंस एक सिंगल मैच देखना चाहोगे, या फिर आप लोग चाहते हो कि ये फेटल 4-वे मैच हो? मेरे अकॉर्डिंग अगर सिंगल्स मैच कराना है तो एलिमिनेशन चेंबर भी एक ऑप्शन है, WWE वहाँ पे रैंडी ऑर्टन वर्सेस रोमन करा सकती है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि फेटल 4-वे भी हो। बहुत टाइम हो गया एक मल्टी पर्सन मैच को रोमन रेंस को लड़े हुए, जहाँ पर ये अपनी टाइटल डिफेंड कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये मैच हो। बाकी आप लोग अपने थॉट्स बता सकते हो जरूर से कॉमेंट करके। फिलहाल इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स आई, होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, शेयर करना, एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसी WWE की अपडेट्स वगैरह सब कुछ टाइम टू टाइम मिलती रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट अफेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।